नमस्कार आप सभी को। यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफ़ी का 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कहाँ से पूछे गए और उनके सॉल्यूशंस क्या थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। उसका वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 प्रीलिम्स इकोनॉमी के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, देखो। With reference to Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are instruments of। तो बेसिकली ये तुमसे पूछ रहा है, जैसे हम आप सुनते होंगे कि सामान गिरवी रख दिया है और आपने सामान ले लिया है, सामान गिरवी रख करके पैसे ले लिए हैं बेसिकली, है ना। तो वही पूछ रहा है ये कि गिरवी रख करके आप कोलैटरल बोरोइंग का मतलब आप कुछ सामान गिरवी रख दे रहे हैं। तो ये किसका इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, बॉन्ड मार्केट क्या होती है। बॉन्ड मार्केट ये होती है कि जिसे कारपोरेट बॉन्ड्स जारी करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमको जो है 2000 करोड़ रुपए रेज करने हैं, उसके वो बॉन्ड जारी करते हैं। बॉन्ड जारी करने में क्या होता है कि वो पैसा बताते हैं कि उनको कितना रेज करना है और बोलते हैं कि हम इतना इंटरेस्ट जो है आपको देंगे, और जब आप बॉन्ड हमें वापस करेंगे तो हम आपको प्रिंसिपल भी लौटा देंगे। वो चीज़ होती है बॉन्ड मार्केट। इसमें कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है बेसिकली बॉन्ड मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में देखो, फॉरेक्स मार्केट होती क्या है, करेंसी की जो मार्केट होती है वो उसको फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गिरवी रखने का जो फीचर है वो मनी मार्केट का फीचर है। मनी मार्केट क्या होती है बेसिकली, मोटा मोटी जब हमें पढ़ाया जाता है तो दो प्रकार की मार्केट पढ़ाई जाती है। एक मनी मार्केट पढ़ाई जाती है, एक कैपिटल मार्केट पढ़ाई जाती है। मनी मार्केट में क्या होता है कि आपको कम समय में पैसा मिल जाए या फिर कम समय में पैसे का इस्तेमाल हो, है ना, उसको मनी मार्केट कहते हैं। जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने क्या किया, आपने अपने घर का सोना गिरवी रख दिया। वैसे रखना नहीं चाहिए, मतलब भगवान ना करे ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको सोना गिरवी रखना पड़े। तो ऐसी जो ज़रूरतें होती हैं आपको तुरंत वाली इमीडिएट ज़रूरतें, वो सब मनी मार्केट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये मनी मार्केट का फीचर है। इसका आंसर जो है सी है 40 का। फिर देखो, इसके अगला जो ये क्वेश्चन है, तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा हुआ है। इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो बेसिकली ये एक तरीके से ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हमको लगा नहीं, इसलिए हम सोच रहे थे इसको नहीं डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग इसको कवर करेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वैसे यहाँ से इकोनॉमी प्योर इकोनॉमी शुरू हुई है, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन है इकोनॉमी से। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा मतलब मुझे फील आता है। अगर तुमको यूपीएससी में स्कोर जनरेट करना है तो इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर करके जाओ। इकोनॉमी कहाँ से पढ़ सकते हो वो मैं बता दे रहा हूँ मैं कहाँ से पढ़ता हूँ। वैसे मैं तो ये श्री राम की पीडीएफ पढ़ी हुई थी, इसी से जो है इकोनॉमी में पढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी आप मृणाल के पीडीएफ पढ़ सकते हो। मृणाल की पीडीएफ जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, और तो भारी होते हैं तो उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके कुछ डेफिनेट पिलर्स होते हैं, उन्हीं को पढ़ना होता है। शायद से 3 पिलर पढ़ने होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत भारी होते हैं वो। तो आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन। तो इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कौन एक्सेस कर सकता है। मान लेते हैं कि हमको शुरुआत में हम क्या करेंगे, ऑप्शन एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेब्ट्स। तो इसमें बोल रहा, अब देखो, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट्स, तो बिल्कुल सही है ये। दे कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द डेब्ट्स, है ना। तो तीन करेक्ट हो गया, तीन ओनली, ठीक है। तो एक कैंसिल हो गया। अब देखो, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी जीसेक्स को कौन होल्ड कर सकता है। अभी आपने सुना होगा गिल्ट अकाउंट के बारे में। इवन एक इंडिविजुअल आदमी यानी व्यक्ति, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकता है। तो जब इंडिविजुअल परचेज़ कर सकता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है और पैसा कोई भी दे सकता है वो। तो 2 भी सही है इसका। तो 2 और 3 हो गया, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन सी एंड डी बचा,
ठीक है। अब पहला वाला देखो, देखो पहला वाले में कैच यही है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है वो होती क्या है और किसके लिए होती है, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है ये। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बेसिकली उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो। तो होती क्या चीज़ है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? कि बैंक डेली पैसा रिसीव करते हैं और पैसा देते हैं, तो उनके जो इनके जो अकाउंट्स होते हैं ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसा निकल जाता है, तो उनकी जो लिक्विडिटी होती है वो गड़बड़ हो जाती है, या उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी होती है, तो लिक्विडिटी उनकी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आरबीआई ने मैंडेट करके रखा हुआ है कि लिक्विडिटी होनी चाहिए, है ना। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है, इन्हें अचानक से पैसा ज़रूरत पड़ता है, तो ये आरबीआई के पास जाते हैं और पैसा जो है ले लेते हैं, रेपो रेट में पैसा लेते हैं, है ना। बोलते हैं कि हमको पैसा दे दो। तो इमीडिएट ज़रूरतों के लिए जब आपको डेली के जो अकाउंट्स होते हैं, यानी डेली का जो बिज़नेस है, उसमें लिक्विडिटी का जो मिसमैच हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, या फिर स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है, उसको हैंडल करने के लिए ये बैंक्स जो होते हैं आरबीआई से पैसा लेते हैं जा करके, है ना, डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो ये फैसिलिटीज़ जो होती है वो बैंकों के लिए है, यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है ये फैसिलिटी एनबीएफसी के लिए नहीं है। एनबीएफसी क्या होती है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटी है वो अपना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हालांकि वो भी आरबीआई से रेगुलेटेड होते हैं, बट ये फैसिलिटी उनके लिए नहीं होती। तो इसका पहला गलत है, और इसका 2 और 3 है, जो ऑप्शन डी है वही सही है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कुछ डेफिनेट टॉपिक से होते हैं, है ना। एक मतलब मैं बाद में दिखाऊंगा वैसे तो, चलो ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कारपोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़? कारपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कौन ट्रेड कर सकता है? तो इंश्योरेंस कंपनीज ट्रेड कर सकती हैं, हाँ भाई ट्रेड कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनीज का काम होता है पैसा कमाना, ठीक है। और गवर्नमेंट जब सिक्योरिटीज़ लेकर आती है तो ये लोग परचेज़ करते हैं, पेंशन फंड परचेज़ करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स, अभी मैंने आपको बताया था कि गिल्ट अकाउंट एक जो है सरकार ने गिल्ट अकाउंट की फैसिलिटी दी है। तो मेरे हिसाब से इसका 1 2 3 तीनों इसके आंसर सही हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा हुआ है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? बेसिकली मतलब बेसिक चीज़ पूछी गई है ना। मैं आपको पूरे सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस बनाता है वो बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए मतलब 20-25 टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंट रीड करिए, ऐसा मतलब ये सब मेरा मानना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि टेस्ट नहीं लगाइए, टेस्ट लगाइए, खूब लगाइए, जितने लगा सकते हैं लगाइए, अच्छी चीज़ है वो, आपकी प्रैक्टिस होती है उससे। बट क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। क्वेश्चंस आते हैं बेसिक नॉलेज से, और पता हो और किस चैप्टर से जो है चीज़ें बनती हैं। इसमें पूछा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि मतलब बेसिकली मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जिसमें ए बी का रिलेशन हो, ऐसा रिलेशन हो कि तुम हमारे पास आओ तो तुम्हें पैसा मिल जाए, हम तुम्हारे पास आएँ तो हमें पैसा मिल जाए। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो करके दिखाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो ये फंड क्या होते हैं? आप परचेज़ करते हो ना, ईटीएफ परचेज़ करते हो, गोल्ड की ईटीएफ परचेज़ करते हो शेयर मार्केट में, है ना। तो ईटीएफ क्या होते हैं? आप पैसा देते हो और आपको ईटीएफ एलोकेट हो जाता है, और जब चाहोगे वो ईटीएफ आप बेच दोगे, आपको पैसा मिल जाएगा। ए टू बी रिलेशन। मोटर व्हीकल में देखो, मोटर व्हीकल खरीदने जाते हो, आप पैसा देते हो, आपको मोटर व्हीकल मिल जाता है। लेकिन आपने सोचो 10 साल चला लिया, 15 साल चला लिया, फिर गए कि भैया मेरा मोटर व्हीकल ले लो, हमको पैसा दे दो, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। तो ये ए टू बी रिलेशन नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज होना जरूरी है। करेंसी स्वैप देखो, आप अपनी करेंसी दे करके डॉलर खरीद सकते हो, डॉलर दे करके अपनी करेंसी खरीद सकते हो, तो इसमें ए टू बी रिलेशन भी जनरेट हो रहा है, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दोनों व्यक्ति जो है आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा? 1 और 3 आंसर होना चाहिए, है ना। इसका आंसर डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें मतलब
मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है कि हमको बोलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम कैसे समझेंगे? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कई सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी और चौथा होता है क्वाटरनरी। ठीक है, फिर पांचवा एक और होता है, उसमें रिसर्च वगैरह करने वाले लोग उसमें आते हैं। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। देखो इसमें बोला हुआ है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या ये स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी एक्टिविटी है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि होती क्या है, किसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी एक्टिविटी है, किसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी है। आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर एक उदाहरण है, मीनिंग नहीं है। ठीक है ना? तो प्राइमरी एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी का बेसिक मतलब ये होता है कि आप, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर सुना है? एनवायरनमेंट में एक टॉपिक रहता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करते हैं? वो डायरेक्ट सनलाइट का इस्तेमाल करके फूड जनरेट करते हैं। उसी प्रकार प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती? जब आप जो रॉ मटेरियल है, बेसिक चीज़ है, वो आप जनरेट कर रहे हो, उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। बेसिक चीज़ क्या हो सकती है? फूड हो सकते हैं। अगर फूड होती है तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। अगर आप माइनिंग करते हैं, जैसे कि लो एस्क जो है निकालते हैं पहाड़ों से, तो वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आपने ना बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, शुरुआत से बिल्कुल काम कर रहे हैं। वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। उसके अलावा और क्या हो जाएगा? आप मछली मारते हैं अगर, तो आपने क्या किया? सोर्स से आपने रॉ मटेरियल जनरेट किया है, तो मछली, मतलब तालाब से मछली निकाली, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है ना? इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आपको ये बताना है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेसिकली इसका मतलब है कि जो कोल्ड स्टोर्स होते हैं, क्या वो सेकेंडरी एक्टिविटी है? सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है हम जान लेते हैं पहले। सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इसका एक एग्जांपल है, मीनिंग नहीं है। बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि प्राइमरी जो एक्टिविटी से जो कंपोनेंट जनरेट हुआ है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि आप उसको बेच सकें, गुड्स में परिवर्तित कर रहे हैं, है ना? तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसमें क्या आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ आप, हमने कोल्ड स्टोर खोला हुआ है, आप अपना अनाज हमारे यहाँ रख सकते हैं। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? एक टर्शरी एक्टिविटी हो गई। अब देखो डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में क्या हो रहा है? हम सोर्स से रॉ मटेरियल जनरेट कर रहे हैं। सोर्स क्या है? जानवर। जानवर से हम लोग दूध जनरेट कर रहे हैं, तो ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटी, तो ये सही हो गया। मिनरल एक्सप्लोरेशन। अब देखो मिनरल एक्सप्लोरेशन, क्या ये टर्शरी एक्टिविटी है? नहीं, ये टर्शरी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हम सोर्स से क्या जनरेट कर रहे हैं? हम मिनरल एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ऑयल एंड गैस जनरेट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, है ना? तो ये हो जाएगी प्राइमरी एक्टिविटी। सिमिलरली वीविंग क्लॉथ, अगर क्लॉथ बुन रहे हैं तो क्या ये प्राइमरी एक्टिविटी है या सेकेंडरी एक्टिविटी है? तो देखो जो भेड़ होती है उससे ऊन जनरेट होता है, यार्न जो होता है उससे धागा बनता है, तो अगर यार्न बना रहे हो तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। लेकिन उस यार्न का इस्तेमाल करके आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये एक्टिविटी जो हो गई वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। तो उसमें हमारे कितने सही हो गए? पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया, 2 सही हो गए इसके, है ना? चलो आगे बढ़ के देखते हैं। इसमें देखो कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं। एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज दिए हुए हैं, कॉर्न ग्रेन दिया हुआ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज दिया हुआ है, देन वुड मिल वेस्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द कैन बी यूज फीडस्टॉक फॉर द प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो बेसिकली एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? तो मैं तो भाई इसमें चारों मार के आया था, क्योंकि चारों यूज़ कर सकते हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है ना, जिसकी टेक्नोलॉजी नहीं बनी हुई है। इसमें और एक चीज़ ये हुआ है, कैन वर्ड लिखा हुआ है। कैन का मतलब ये हो जाता है भाई कि अभी नहीं डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी, तो आगे चल के डेवलप हो जाएगी। तो इसके चारों सही है मेरे हिसाब से, है ना? इसका सी सही है। फिर ये वाला देखो, इसमें पूछा हुआ है, अब ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, चाहे आप कितना भी क्वेश्चन लगा डालो या फिर बुक्स पढ़ डालो, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि जैसे कोई आप डेफिनेशन रीड करते हैं, उसमें जो कीवर्ड आ जाता है उसका मतलब आपको पता है या नहीं पता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक न्यूज़ चल रही थी कि जीडीपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जीडीपी का बेस ईयर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 2022-23 कर दे रहे हैं, पहले 2015 है अभी,
है ना, शायद से 2000 मतलब 2015 में किया गया था, 2011-12 शायद से, तो उसको 2022-23 कर दे रहे हैं। तो उसके संदर्भ में 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो वो तुमसे पूछेंगे कि नॉमिनल का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो तुम नॉमिनल से? उसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में बेसिक चीज़ पूछा हुआ है कि फार्मर का जो प्लो है, प्लो माने हल, वो वर्किंग कैपिटल है या किस टाइप की कैपिटल है? तो देखो वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? वर्किंग कैपिटल ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होती है, जो खर्च हो सकती है। आप डेली यूज़ करेंगे तो वो खर्च होएगी, है ना? अब अगर आप हल को यूज़ करेंगे तो खर्च होगा? हाँ भाई होगा, क्योंकि वियर एंड टियर होता है। लेकिन उसको हम वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते हैं, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। एक बार पैसा लगा दिया तो अब साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, है ना? इसलिए फार्मर का जो फ्लो है वो वर्किंग कैपिटल नहीं है। अब कंप्यूटर पूछो, कंप्यूटर क्या फिक्स्ड कैपिटल है? हाँ बिल्कुल, ये तो फिक्स्ड कैपिटल है। अब अगला ये देखो, यार्न यूज्ड बाय वीवर, क्या ये फिक्स्ड कैपिटल है? अब तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल में वियर एंड टियर होता है, वो घटती नहीं जाती है। मतलब जैसे 10 दिन यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन जो है 10 किलो थी और 10वें दिन 1 किलो बची, है ना? ऐसा नहीं होगा। लेकिन यार्न अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो घटती चली जाएगी। इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल है। पेट्रोल, पेट्रोल आपने टंकी फुल कराई, अब आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, तो आपके जो चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल आपको गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं, तो पेट्रोल घटता जाएगा आपका, इसलिए वर्किंग कैपिटल है। तो इससे कौन कौन से सही हो गए? चौथा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी 2 इसके सही हैं। ठीक है ना? चलो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट अ इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स? 3D वर्चुअल वर्ल्ड पूछा हुआ है। बिग डेटा क्या वर्ल्ड है? नहीं है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या वर्ल्ड है कोई? क्रिप्टोग्राफी वर्ल्ड नहीं है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, मैं इसको मतलब बता देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन चीज़ है ये। देखो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी का मतलब होता है कि भूगोल, यानी कि पृथ्वी का विज्ञान जियोग्राफी हो गया, है ना? उसी प्रकार क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया? क्रिप्टो का विज्ञान क्रिप्टोग्राफी हो गया। बेसिकली ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है ना? कोई वर्ल्ड नहीं है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स इज अ वर्ल्ड। मेटावर्स मतलब इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड, वो है मेटावर्स। तो इसका आंसर सी सही है, 48 का सी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है? इसे पूछा हुआ विद रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर और एक चीज़ मैंने अब नोटिस करी है, इस बार मैं यूपीपीसीएस दिया, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया, लेकिन हाँ क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब आ नहीं रहे थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि आप सीधे सीधे कर दोगे, है ना? तो फिर भी मैंने क्या किया कि काफ़ी क्वेश्चन कर दिए थे, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक तरीका है, पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, फिर देखो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट किए, पहली बार में अटेम्प्ट किया आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 30 आपको आते हैं। तो अगर 30 आपको आते हैं तो क्या 30 से पास हो जाओगे? 30 से तो पास नहीं होगे। जब पास नहीं होगे तो तुम्हें वो अटेम्प्ट करने जो तुम्हें नहीं आते हैं। हालांकि ऐसा सब पेपर में होगा कि नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो पेपर में कठिन ही बन जाता है, वो चीज़ आ ही नहीं रही होती, किसी को भी नहीं आएगी वो। तो उन उन वैसे पेपरों में आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। मैंने कर दिए इसलिए मुझे नुकसान हो गया। खैर इस क्वेश्चन को देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी के बारे में पूछा हुआ। क्या पूछा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक को ट्रीट करने के दौरान देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। बोला कि किसी एक कंपनी की टोटली ओन्ड जो दूसरी कंपनी है ना, उसमें कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल गलत है। नो मिनिमम कैपिटल बोला ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मिनिमम कैपिटल ना हो। मिनिमम कैपिटल इज ऑलवेज नीडेड, चाहे कोई भी काम करोगे मिनिमम कैपिटल लगेगी। पहला गलत। दूसरा देखो, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। अब ये चीज़ जो है ये नॉलेज वाली चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है आपसे गलत भी हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है फिर भी आपने मार्क कर दिया तो सही भी हो सकता है। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसका पहला तो क्लियर गलत है ना? लेकिन नीदर वन नॉर टू इसका हो सकता है, या तो ऑप्शन बी हो सकता है। वैसे इसका ऑप्शन बी है, इसका बी करेक्ट है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। देखो पेपर में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मुश्किल से 1 या 2, एक मान के चलो, जिसका आंसर नीदर वन नॉर टू होता है। ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग ऐसे नहीं रखते हैं जिसका नीदर वन नॉर टू होता है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुक्का कैसे मारना है।
हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका क्वेश्चन आंसर नीदर 1 नॉर 2 होता है। अब हमको पता है कि पहला नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर या तो नीदर 1 नॉर 2 होगा या 2 ओनली होगा। पर मैं बता रहा हूँ कि हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जिनका नीदर 1 नॉर 2 हो सकता है। अगर आपको किस्मत ख़राब है तो हो सकता है वो यही क्वेश्चन हो, है ना। तो अगर आपको तुक्का मारना है और आपके मिनिमम आपने जो आते तो वो अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद भी पास नहीं हो पा रहे हैं, तब जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अटेम्प्ट करेंगे 2 ओनली। इसका 2 सही है। देखो ये क्वेश्चन है CSR से रिलेटेड, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। आपको किसी जगह ये मिलेगा तो छोटा सा मिल जाएगा, बहुत एक्सप्लेन करके नहीं मिलेगा, है ना। देखो CSR से रिलेटेड क्या पूछ रहा है ये कि CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर that benefits the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। तो देखो CSR का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं या टॉपिक बनते हैं जिनका अर्थ उनके एक्रोनिम में छिपा होता है, उनके वर्ड में छिपा होता है। CSR का मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल का मतलब क्या हो गया? सोशल का मतलब कंपनी से इतर जो चीज़ें हैं, जो एंटिटीज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, वाटर पाइप बनाना या टंकी रखना, ऐसे जो काम होते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। इनको मैं खुद भी देखा हूँ, मैं काम किया हूँ, एक इंटर्नशिप की थी मैंने खुद देखा है, मतलब CSR कैसे काम कर रहा है। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बेनिफिट करें, उसको हम CSR कहते हैं। अगर डायरेक्टली वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया है ताकि आप बता दो कि ये गलत है। डायरेक्टली अगर कंपनी को बेनिफिट कर रहा तो CSR नहीं है, तो इसका आंसर पहला गलत। दूसरा देखो CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। देखो CSR टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे पता इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि GS4 में ये मेंशन है। तो जब आप GS4 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि करीब करीब 2% जो होता है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, वो खर्च करना होता है। तो देर इज़ डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, तो ये गलत है। दे स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग होती है। रूल्स स्पेसिफाई दैट स्पेंडिंग नॉट, हाँ, तो पहला सही है क्योंकि बोल रहा है कि वो चीज़ CSR नहीं कंसीडर की जाएगी। इसका 1 ओनली करेक्ट है इसका, ठीक है। और एक चीज़, इंडिया में जो CSR की स्पेंडिंग है वो स्टैट्यूटरी मैंडेटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि मन किया कर दिया, नहीं, स्टैट्यूटरी मैंडेटेड है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर मतलब USA डेप्ट में डिफ़ॉल्ट कर जाए तो जो उसके बॉन्ड के होल्डर्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। ऐसा बोल रहा है कि दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स। गलत है भाई। सरकार बॉन्ड जारी करती है, लोग उस बॉन्ड को खरीदते क्यों? ताकि उनको इंटरेस्ट मिले और उनका प्रिंसिपल सिक्योर रहे। तो अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा कोई नेशन तो क्या उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा उनको। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो क्लेम्स अपना एक्सरसाइज ना कर पाए। तो पहला गलत। USA गवर्नमेंट डेप्ट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड असेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ गवर्नमेंट। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो इसकी। अगर मैं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, मान लो, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे कोई नहीं जानता है। मैं किसी से पैसा मांगूँ, मुझे कोई देगा? नहीं देगा। बोलेगा भैया हम तो तुम्हें जानते नहीं, कल भाग जाओगे तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, भैया ये गिरवी रख लो मेरा सामान और मुझे पैसा दे दो। तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, ये चीज़ सही है भाई, गिरवी रख रहे हो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, हमें पैसा दे देगा। लेकिन आप देखोगे गाँव में 1-2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सब जानते हैं। जब सब जानते होते हैं और वो किसी से पैसा मांगते हैं तो कोई उनसे बोलता है कि भैया जो आप पैसा दे रहे हो उसके लिए आप हमको पहले अपनी ज़मीन गिरवी रख दो। नहीं, कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है और लोगों को पता है कि हम इसकी मदद कर रहे हैं तो आगे चल के हमारी मदद करेगा, इसलिए उससे ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप भैया ये गिरवी रख दो। तो जब किसी गांव में एक व्यक्ति की इतनी हैसियत होती है कि लोग उससे पैसा नहीं मांगते हैं, मतलब चीज़ नहीं मांगते हैं कि अपने ज़मीन के कागज़ दे दो आके। अब आप बोलोगे पैसा भी डिपेंड करता है कि कितना पैसा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, व्यक्ति के हिसाब से पैसा डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये नेशन है और ख़ासकर अमेरिका है तो सोचो कितना बड़ा है अमेरिका, कितना पावरफुल है, कितना उसके पास पैसा है, बहुत पैसा है। तो क्या लोग इससे बोलेंगे कि भैया हमको ये चीज़ गिरवी रखो? हकीकत ये है कि वो चीज़ बैक्ड नहीं होती, वो सरकार के ऊपर फेद के ऊपर बैक्ड होती। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, पहला गलत है। तो इसमें जो एक्सप्लेन करने वाला झंझट ही नहीं है। ऑप्शन 2 सही है, इसका पहला गलत है। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो,
मैं कभी एक बार बचपन में गया था एक जगह, लाइक क्लास 4th या 3rd में, तो मैंने देखा था सिंडिकेट बैंक थी, उस बैंक का नाम सिंडिकेट था, ठीक है, सिंडिकेट बैंक। तो यहाँ पर पूछा हुआ है सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। तो सिंडिकेट होता क्या है? सिंडिकेट ये होता है कई सारे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, सिंडिकेट कहते हैं ना, सिंडिकेट बन गया। तो सिंडिकेट बन गया, वो कई सारे लोग पैसा अपना एक पूल में इकट्ठा करते हैं, एक पूल में, और उसके बाद वो पैसा किसी दूसरे को लोन में दिया जाता है। इसको छोटे आकार में भी देख सकते हो, इसको बड़े आकार में भी देख सकते हो। छोटे आकार में देख सकते हो तो मान लो जो तुम वो सुनते हो कि बीसी चलती, बीसी, वो लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी एक को ज़रूरत होती है वो दे देते हैं, सिंडिकेट, उसको हम एक तरीके का सिंडिकेट लेंडिंग बोल सकते हैं, है ना। लेकिन बड़े आकार में देखोगे तो कोई सोचो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में पैसा चाहिए होता है बहुत सारा, तो कई सारी बैंकें उसमें पैसा देती हैं उस व्यक्ति को, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसको कई सारी बैंकें फंड करती हैं, उसको भी हम सिंडिकेट लेंडिंग बोल सकते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या ये रिस्क अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करता है। कई सारे लोग अगर पैसा दे रहे हैं तो जो रिस्क जनरेट हो रहा है वो भी कई सारे लोगों के ऊपर है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन क्या होती है? आपने सुना होगा इंडिया ने श्रीलंका को क्रेडिट लाइन दी थी 3 बिलियन की। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है कि आप हमारे पास से कोई भी सामान खरीद सकते हो, उसका पैसा आप आराम से दे देना। एक होता है पैसा लोन लेना, एक होता है सामान ले लेना, कि भैया आप उस हद तक लोन सामान खरीद सकते हो कि जितना हमने आपको अप्रूव किया है। उसी प्रकार सिंडिकेट लोन में भी होता है ये। मतलब बेसिकली क्या है ना, ये 2 तरीके हैं लोन देने के। एक हो गया पैसा दे दिया, एक हो गया कि हमने एक तुमको लिमिट दे दी कि चलो भाई तुम 3 बिलियन तक सामान जो ले सकते, 3 बिलियन तक हम तुमको फंड कर रहे हैं, जो तुम्हें ज़रूरत की चीज़ें हों ले लो। कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपको मना कर दे रहा है कि हम दूसरे तरीके में नहीं दे देंगे, लेकिन इस तरीके में दे देंगे। तो ये गलत बात है ना। जब आप पैसा दे सकते हो तो फिर आप ये भी दे सकते हो कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं और आप सामान खरीद सकते हो या फिर चीज़ ले सकते हो, जो कुछ भी। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, चर्चा में भी था बहुत, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन टॉपिक भी पढ़ के गए थे कि इट इज़ जो डिजिटल रुपी के बारे में बात है। सरकार ने सीबीडीसी शुरू कर दी है। सीबीडीसी की फैसिलिटी जो है बहुत सारी बैंकें अब देने लगी हैं। अभी हाल ही मैंने पढ़ा था कौन सी मोबीक्विक, उसका आईपीओ आया था और उसने भी सीबीडीसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू करी, ठीक है। तो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कभी, ठीक है। तो अब ये देखो, इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सही है। ये जो प्रोग्राम है सीबीडीसी का वो आरबीआई ने शुरू किया है, क्योंकि तो ये मतलब पहला सही है। दूसरा देखो, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। अब इसमें मैं आपको पकड़ बताता हूँ। जो नोट इशू किए जाते हैं उसमें लिखा होता है मैं भारत सरकार, लिखा होता है कि भारत सरकार उसकी गारंटर होती है, कि मतलब लीगल टेंडर एक टॉपिक होता है इकोनॉमी में, ठीक है। उसके अंतर्गत ये वाला टॉपिक आएगा कि भारत सरकार बोलती है कि हम इसकी गारंटर हैं, अगर कहीं ना चले तो आप हमें बताइए, हमारी बैंक में आइए और हम आपको पैसा वापस करेंगे। लेकिन चूंकि ये सीबीडीसी इशू की गई है आरबीआई के द्वारा, तो इसका लायबिलिटी किसके ऊपर होगा, है ना, इसका लायबिलिटी आरबीआई के ऊपर होगा। तो ये दूसरा भी इसका सही है। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि महंगाई बढ़ जाएगी तो जैसे अगर आपके वॉलेट में 1 रुपया का कॉइन पड़ा हुआ है और महंगाई बढ़ के 1 रुपया से 1.5 रुपया हो जाए, तो वो जो कॉइन है वो भी 1.5 रुपया की वैल्यू हो जाए उसकी। क्या ऐसा करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे। जैसे नोट जो होता है, जो हमारे पास नोट होते हैं जेब में, वो इन्फ्लेशन हो जाता है तो उनके दाम कम हो जाते हैं। 10 रुपये अगर अब आप पार्ले जी बिस्कुट खरीदेंगे 2 रुपये में 8 बिस्कुट नहीं आएगा, है ना। तो 2 रुपये की वैल्यू कम हो गई। या यूँ कहें कि अब आपको 2.5 रुपये देना पड़ता है, तब आपको 2 रुपये 8 बिस्कुट मिलता है। उसी प्रकार इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। ये गलत है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर नहीं कर सकते, कर देंगे तो सरकार को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसका तीसरा गलत हो गया। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स मनी एंड कैश। हाँ, ये कन्वर्टिबल है, ये इसका सही है कि ये जो है फ्रीली कन्वर्टिबल है। तो इसके देखो कौन कौन से सही हो गए। पहला इसका सही हो गया, दूसरा इसका सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया।
तो इसका 1 to 4 आंसर डी सही है। इसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, करीब 13-14 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। होपफुली सेशन वाज यूज़फुल। अगर आपको मदद मिली हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।